हेलो एवरीवन। सो गाइज यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ वर्ड्स मीनिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास 7 चैप्टर 4 सिविक से मैंने उठाया है, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ाया, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स मीनिंग आपको बता रहा हूँ गाइज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, छोटे मोटे आइटम्स है, आई होप कि आपको पहले से पता है, फिर भी मैं रिवाइज करा दूँ। बीइंग वहाँ पर एक लिखा हुआ था, बीइंग का मतलब क्या होता है देखते हैं। अगर ऐसे आ जाए बीइंग बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर, सिर्फ इतना अगर रहे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक टीचर होने के नाते, ये सबको पता है कि बीइंग अ टीचर। आगे आप कोई सेंटेंस बोल सकते हैं कि टीचर होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। एक वाइफ होने के नाते उसने मुझे सब कुछ बताया। बीइंग अ वाइफ, शी टोल्ड मी एवरीथिंग। तो एक तो आप ऐसे बीइंग का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा होने के नाते, चूंकि वो ऐसा है इसलिए उसने ऐसा किया। ओके फाइन। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हो कि आई वॉज हंग्री, एक सेंटेंस है। फिर लिखा हो कि आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट। दो टुकड़े हैं यहाँ पर, दो सिंपल सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है आई वॉज हंग्री, यहाँ पर वॉज हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, और आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, यहाँ पर वेंट हमारा मेन वर्ब है। ठीक है। अब किसी ने बोला कि भाई इसको आप कंबाइन कर दो, दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं, इसको कंबाइन कर दो। सिंथेसिस वगैरह अगर आप कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको कंबाइन कर दो पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके। तो पार्टिसिपल का एक रूल होता है कि दोनों सब्जेक्ट एक होने चाहिए। जैसे आई नाम का बंदा ही भूखा था और आई नाम का बंदा ही रेस्टोरेंट गया, तो ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला रूल है कि जो दोनों सब्जेक्ट, मतलब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एक ही बंदा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बंदा है, दोनों सेंटेंस में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। भूखा था, रेस्टोरेंट चला गया, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लग रहा है, तो ये ठीक है। अब इसके बाद है कि जब आई वॉज हंग्री है तो इंसान जो पहले वाला सेंटेंस है उसको उठाता है, और उसको जब उठाता है तो उसका नियम है कि अगर इज आर एम वाज वर आ जाए तो उसको इंसान बी लिखता है और इसमें लगाता है आई एन जी। तो हो जाएगा कि बीइंग हंग्री आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दो टुकड़े हैं, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए, एक फुल स्टॉप दूसरा फुल स्टॉप, तो दो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और इसको हमने एक बना दिया। यहाँ देखिए, बीइंग हंग्री आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, एक ही फुल स्टॉप आपको दिखाई देगा, बाकी कॉमा है। एक ही आपको वर्ब दिखाई देगा, वेंट। यहाँ पर वॉज भी वर्ब था, वेंट भी वर्ब था, यानी कि दो फाइनाइट वर्ब्स थे, दो डिफरेंट सेपरेट सेंटेंसेस थे। तो आप सिंथेसिस पढ़ेंगे कि दो सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे करें। कंबाइन करने के लिए या तो आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सहारा लेंगे, नहीं तो आप इन्फिनेटिव, जेरेंट पार्टिसिपल का सहारा लेंगे। ऑफ कोर्स लेना ही पड़ेगा। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कलर कर दो इसको ऐसे। तो बीइंग हंग्री आई वेंट टू रेस्टोरेंट। अब इसकी हिंदी कैसे निकाले कि भूखा होकर मैं रेस्टोरेंट गया, तो बीइंग हंग्री यानी कि मैं रेस्टोरेंट गया क्योंकि मैं भूखा था। आप इसकी हिंदी जो भी समझ लें। ओके। ऐसे भी हो सकता है कि हमने बीइंग लगाया, बीइंग के बाद हमने V3 लगा दिया। ओके, जैसे कि बीइंग इन, ऐसे कर देते बीइंग इंसल्टेड। अब इसका क्या मतलब है, बीइंग इंसल्टेड। तो बीइंग इंसल्टेड का मतलब है कि जो व्यक्ति कह रहा है ना कि बीइंग इंसल्टेड, यानी कि वो ऐसा बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसने किसी की इंसल्ट नहीं की, सब्जेक्ट की इंसल्ट हो गई। समझ में आ रहा है आपके। लेकिन मैं बोलूँ कि बीइंग इंसल्टेड आई स्टार्टेड क्राइम, अब ये क्या मतलब होगी कि इंसल्ट होकर के, यानी कि यहाँ जो आई नाम का व्यक्ति है, आई नाम का व्यक्ति रोने लगा। क्यों रोया, क्योंकि आई नाम का व्यक्ति ही अपमानित हो गया, आई नाम के व्यक्ति की ही इंसल्ट हो गई। किसने इंसल्ट किया उसका जिक्र नहीं है, आई नाम का व्यक्ति इंसल्टेड हो गया, मतलब उसकी बेइज्जती हो गई और वो रोने लगा। तो बीइंग इंसल्टेड आई स्टार्टेड क्राइम, ऐसे बोल सकते हैं। ओके फाइन गाइस।
और कैसे आप बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो जो उस किताब में था वो इस तरीके का था, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लेबरर, बीइंग अ गर्ल, इस तरीके से होने के नाते। और एक आपको मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्टाइल बता दिया, और एक आपको मैंने थर्ड फॉर्म वाला भी बता दिया। ओके, बाकी आप बीइंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपने डिस्पाइट लगा दिया, अब डिस्पाइट में आपने जोड़ दिया बीइंग, और बीइंग के बाद यहाँ पर आप क्या क्या लगा सकते हैं? देख लीजिए, आपने बोला कि डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट बीइंग अ रिच मैन, डिस्पाइट बीइंग अ रिच मैन, he has not purchased a car yet। अब देखिए क्या मतलब हो गया, यहाँ बी का मतलब होना, डिस्पाइट का मतलब बावजूद। तो रिच मैन होने के बावजूद, एक अमीर आदमी होने के बावजूद उसने अब तक एक कार नहीं खरीदी है। Excuse me, कुछ तो ठीक नहीं, आई एम अंडर द वेदर एक्चुअली। एनीवेज, इट विल बी ऑलराइट। तो अब समझ में आ रहा है डिस्पाइट बीइंग, तो बीइंग का आप यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी होने को ही दिखा रहा है, और करके देखिए। ओके, अगर मैं ऐसे बोले इररिस्पेक्टिव, ऐसे कर देते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इंसल्टेड, irrespective of being insulted, I started dancing on the road। यानी कि इंसल्ट होने की परवाह किए बिना मैं रोड पर नाचने लगा, मतलब मैंने ये परवाह नहीं किया कि भैया मेरी इंसल्ट हो जाए। इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इंसल्टेड, यानी कि इंसल्ट होने की। तो बीइंग इंसल्टेड यानी कि खुद का इंसल्ट होना, बीइंग बीटन खुद पिट जाना, यू नो, बीइंग स्कॉल्डेड खुद डांट खा जाना। ओके, जैसे बीइंग स्कॉल्डेड, डांट खाकर he came back home, डांट खाकर वो घर वापस आ गए, तो बीइंग स्कॉल्डेड आप ऐसे बोल सकते हैं इसको। अगर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा तो ये ठीक है, अगर ज़्यादा वक्त लग गया तो आप इसी को ऐसे कर देते हैं, हैविंग, फिर आपको बीइंग नहीं बोलना होता है, बीन बोलना होता है कि हैविंग बीन इंसल्टेड, मैं घर वापस आ गया, आई केम बैक होम। तो इसमें ज़्यादा वक्त लगा तो हैविंग बीन इंसल्टेड, कम वक्त लगा मतलब डांट, क्या मतलब डांट पड़ी और आप घर वापस आ गए, या इंसल्ट आपका हुआ, आप घर वापस आ गए, मतलब इंसल्ट होते वापस आ गए, बीइंग इंसल्टेड आई केम बैक। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वाला, और नीचे वाले को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी मैं पार्टिसिपल आपको नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ बीइंग बता रहा हूँ कि बीइंग क्या वाला है, समझ में आ रहा है? हम ऐसे भी कहते हैं कि यू आर बीइंग सो रूड, तुम बहुत रूड बिहेव कर रहे हो। और बीइंग सो रूड यानी कि तुम पहले ऐसे ना थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा बन रहे हो, ऐसा हो रहे हो। ओके, हम ऐसे भी कहते हैं कि शी इज बीइंग सिली, यानी कि वो बिल्कुल सिली बन रही है, वो सिली है नहीं बट वो सिली बन रही है, वो बेवकूफ़ जैसा कर रही है, पागलपंती दिखा रही है। ओके, why were you being so rude last night? ऐसे why were you being so rude last night? कल रात तुम इतने रूड क्यों हो रहे थे, बन रहे थे? तो बीइंग का मतलब है कि वो पूरा रूड नहीं था, बट वो रूड जैसा बिहेव कर रहा था, उस पर्सनालिटी में उतर रहा था, तो हम ऐसे लगाते हैं। बीइंग, आप जितने भी प्रोग्रेसिव पैसिव होते हैं, प्रोग्रेसिव पैसिव, इसके अंदर आप बीइंग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे कि मैं बोलूँ कि ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, यहाँ भी देखिए बीइंग का इस्तेमाल है कि जो ट्रांजैक्शन है उसका प्रोसेस किया जा रहा है, इज बीइंग प्रोसेस्ड। ओके फाइन, अगर मैं बोलूँ कि ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, यानी कि इस वक्त उसको डांटा जा रहा है, इज बीइंग स्कॉल्डेड, या शी वॉज बीइंग स्कॉल्डेड लास्ट नाइट, स्कॉल्डेड लास्ट नाइट, यानी कल रात उसको डांटा जा रहा था। तो ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है जी। इतना सारा तो बीइंग है। एक्सक्यूज मी, चलो जी, बीइंग आपका हो गया, आगे बढ़े।
उसके बाद है आपका वन था और वंस था, इसको भी देख लेते हैं। होता क्या है कि हम बैठे बैठे कई बार ऐसे थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि अ, जो अंग्रेजी सीखना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट करे। कोई भी एक व्यक्ति को मैं इंडिकेट करूँ तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश कैन कांटेक्ट मी। यहाँ पर मैंने मुंह खोलते वन बोला, मैंने और किसी का नाम नहीं लिया। अगर मैं एक से ज़्यादा सोचता तो मैं ऐसे भी कह सकता था, मैं दोज लगा देता कि दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश कैन इंग्लिश कैन कॉन्टैक्ट मी। लेकिन मैंने यहाँ वन इसलिए बोला कि जब हम किसी एक के बारे में सोचते हैं, ओके, हम कहते हैं कि जो भाई मुझे गाली देगा उसे पनिश किया जाएगा। तो जो गाली देगा वन, वन मतलब कि पता नहीं कौन गाली देगा, कोई भी एक। वन हु अब्यूजेस मी विल बी पनिश्ड। ठीक है। वन हु अब्यूजेस मी यानी कि जो मुझे गाली देगा। यहाँ अब्यूजेस इसलिए है, विल इसलिए नहीं लगा है क्योंकि कंडीशनल फर्स्ट है। तो वन हु अब्यूजेस मी विल बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाएगा। ठीक है, फाइन। जो अंग्रेजी सीखना चाहता है वो कैसे भी सीख ही लेगा। वन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश कैन लर्न एनी हाउ, कैसे न कैसे वो सीख ही लेगा। तो ये वन समझ में आ रहा है ऐसे। अब मैं बोलूं कि किसी को भी अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब मुझे किसी का नाम नहीं लेना, मैं वन बोलूंगी, वन शुड लव। अब अगर मैं यहाँ पर बोलता कि आई शुड लव, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता कि आई शुड लव, तो मैं यहाँ माई कंट्री बोलता। आई शुड लव माई कंट्री, मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए, समझ रहे। अगर मैं कहता कि यू शुड, एक मिनट, यू शुड बोला ही नहीं यार तो, यू शुड लव, फिर मैं यहाँ योर लगाता, यू शुड लव योर कंट्री, आपको अपने देश से प्यार करनी चाहिए। अगर वी लगाता तो वी शुड लव आर कंट्री हो जाता, है ना, आर कंट्री। अगर मैं दे बोलता तो होता कि दे शुड लव देयर कंट्री हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दे का देयर हो जा रहा है, वी का आर हो जा रहा है, यू का योर है, आई का माई है। तो वन का क्या होगा? तो वन शुड लव वंस, ऐसे हो जाएगा, वन शुड लव वंस कंट्री, इस तरीके से। ओके, हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर मैं वन उठाता हूँ कि वन सम्मान में और टू लग जाता है, शुड भी लगा सकते हैं, वन और टू रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो ये होता है वन और वंस का इस्तेमाल, ठीक है। क्योंकि हम वन के लिए यहाँ हिज नहीं लगा सकते, हर नहीं लगा सकते, तो वन का वंस लगाना पड़ेगा। चलो जी, क्लियर हो गया जी थोड़ा। चलो, इन विच का इस्तेमाल। इन विच क्या आइटम है देख लेते हैं। इन विच का मतलब होता है जिसमें, ओके, एक्सक्यूज मी। अगर बोलना है कि द बुक नहीं, द बैग इन विच आई हैड केप्ट माई बुक इज नॉट हेयर। अब इसका क्या मतलब कि द बैग, वो बैग, इन विच जिसमें, इन विच का मतलब है जिसमें, आई हैड केप्ट माई बुक मैंने अपनी किताब रखी थी, इज नॉट हेयर, यहाँ इज किसके लिए आया है? इस बैग के लिए आया है, यानी कि द बैग इज नॉट हेयर। पूरा सेंटेंस है द बैग इज नॉट हेयर। कौन सा बैग? वही बैग जिसमें मैंने अपनी किताब रखी थी, इन विच आई हैड केप्ट माई बुक। तो ये पूरा जो इन विच आप देख रहे हैं ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है? इन विच जिसमें। Fine. This is the room in which that boy was spotted. That boy was spotted with a girl. ये वही कमरा है जिसमें उस लड़के को एक लड़की के साथ स्पॉट किया गया, देखा गया। In which, this is the room in which। तो कहने का मतलब है कि आप कैसे यूज करेंगे?
अगर मैं कहता हूँ कि बाथरूम, मैंने बोला बाथरूम और तुरंत मैं यहाँ पर लगा दूँ इन विच, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाथरूम, वो बाथरूम जिसमें, मैं यहाँ पर द भी लगा देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। एक मिनट, मैं बोलूँ कि द बाथरूम इन विच, यानी कि जिस बाथरूम में। ओके, अगर मैं बोलूँ कि द एलमीरा इन विच, द एलमीरा इन विच, यानी कि जिस एलमीरा में, तो आपको बस वो जिस फलाने में, ये वाली फीलिंग आपको देनी है। ओके, और सोचिए, द पॉकेट इन विच, द पॉकेट इन विच, जिस जेब में। ओके, जिस बॉक्स में, द बॉक्स, द बॉक्स इन विच, इस तरीके से। जिस क्लास में, द क्लास इन विच। ओके, जिस सोसाइटी में, द सोसाइटी, द सोसाइटी इन विच बोलने को बोल सकते हैं, पर इंसान वेयर ज़्यादा बोलता है, द सोसाइटी वेयर, वो सोसाइटी जहाँ। लेकिन अगर इन विच का मतलब है कि जिस चीज़ में, आप इन विच बोल देंगे। ओके, बाकी आप कोई सेंटेंस देख लीजिए। ओके, वो बॉक्स कहाँ है जिसमें तुमने पेन रखी थी, ऐसे बोलिए, वेयर इज द बॉक्स, वेयर इज द बॉक्स इन विच, जिसमें यू हैड kept the pen, kept the pen. ओके ओके, ये वही ये वही कमरा है जिसमें मैं एक्सरसाइज करता हूँ। कैसे होगा, दिस इज द रूम इन विच आई टेक एक्सरसाइज। हो गया जी, इन विच। अब आता है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग क्या होता है, छोटा छोटा आइटम है बट इम्पॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ कि फाइव पीपल हैव बीन अरेस्टेड, ठीक है जी, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि जो 5 लोग हैं, इन 5 में से 2 औरतें थी, एक उसमें माइनर था, छोटा बच्चा था, कैसे पता चले? अलग से लिखो, ऐसे कर लीजिए, 5 पीपल कॉमा लगाइए, इंक्लूडिंग 5 पीपल इंक्लूडिंग 2 women and a minor, comma, have been arrested। अभी भी 5 ही लोग गिरफ्तार हुए, सिर्फ 5 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन वो 5 लोगों में हमें हाईलाइट करना है कि जो 5 लोग हैं ना, इसमें भैया 2 तो महिलाएं हो गई, एक बच्चा है, इन तीनों को मुझे हाईलाइट करना था, बाकी 2 कोई भी हो। तो मैं क्या बोलूँगा, इंक्लूडिंग 2 women and a minor have been arrested। ओके ओके, और जैसे कि द ग्रुप including 2 actors, the group including 2 actors is going for a tour, यानी कि एक ग्रुप जो है जिसमें 2 एक्टर्स है वो टूर पे जा रहा है, बस हो गया, इंक्लूडिंग। ओके, अब कह सकते हैं कि 10 पीपल इंक्लूडिंग 2 फलाना 2 चिलाना, मतलब इंक्लूडिंग का मतलब उसमें उतने लोग शामिल हैं। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि 5 लोग मारे गए तो मैं बोलूँगा कि 5 पीपल, यहाँ कॉमा लगाऊँ इंक्लूडिंग a leader, okay, have been killed, मारे गए। समझ में आ रहा है, यानी कि मुझे हाईलाइट करना था एक लीडर को कि 5 लोगों में एक लीडर भी शामिल है। चलो ये हो गया। उसके बाद आता है जी आपका as soon as क्या होता है, जैसे as soon as I went there, जैसे मैं वहाँ गया, she started crying, मतलब मैं जैसे पहुँचा और रोने लगी। as soon as, जितनी भी जल्दी हो, मैं वहाँ गया,
शी स्टार्टेड क्राइंग, मैं गया वो रोने लगी। ओके, एज सुन एज यू ग्रो अप, जैसे तुम बड़े होगे, आई विल मेक यू वर्क हार्ड, मैं तुमसे कड़ी मेहनत करवाऊँ, और जैसे तुम बड़े होगे और कड़ी मेहनत मैं कराना चालू करूँगा। तो एज सुन एज मतलब जैसे तुम बड़े हुए वैसे ही कड़ी मेहनत चालू, इस सिचुएशन। एज सुन एज शी कम्स हेयर आई विल स्टार्ट asking her a lot of questions, जैसे वो यहाँ आती है या आएगी मैं उससे बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका as soon as। ओके, अब आपका है no longer। क्या होता है no longer, शायद एक बार और बता चुका हूँ। पहले आप थे, अब आप नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि अब मैं एक टीचर नहीं हूँ, तो आई एम नो लॉन्गर अ टीचर, नाउ लगाने की जरूरत नहीं, इसी में हो गया। अब आप एक लॉयर नहीं हो, यू आर नो लॉन्गर एन एडवोकेट। ओके, अब वो एक अच्छा एक्टर नहीं है, ही इज नो लॉन्गर अ गुड एक्टर। अब मैं मोटा नहीं, आई एम नो लॉन्गर फैट। इसमें तो एम इज आर लग रहा था, टेंस में लगा दीजिए कि अब वो मुझसे बात नहीं करती है, शी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी। अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई विल नो लॉन्गर मीट। हो गया, ठीक है जी। चलिए अगला है आपका वेदर। वेदर क्या होता है कि भाई चाहे तुम हंसो या रो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर वेदर यू लाफ और क्राई। ओके, मुझे नहीं पता वो आएगी कि नहीं आएगी, आई डोंट नो whether she will come or come out। एक तो आपका ये तरीका है। एक आपका नरेशन वाला वेदर होता है। नरेशन वाला वेदर कैसे है? नरेशन इसमें है इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव करते हो, इंटेरोगेटिव। ऐसे बोलूं, माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा, ओके, आर यू गोइंग टू मुंबई, क्या तुम मुंबई जा रहे हो? अब इसको हमें चेंज करना है, ये तो मेरा डायरेक्ट स्पीच है, इसको मुझे डायरेक्ट में करना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि माई फादर सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, माई फादर आस्क्ड मी। अब यहाँ पर मैं दैट तो लगा नहीं सकता, रूल ऐसा है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, तो इफ़ होता है वेदर होता है, तो हम वेदर लगा देते हैं। वेदर के तुरंत बाद हमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट लगाना होता है। तो यहाँ पर ये जो यू है, ये यू कौन है? मेरे पापा ने मुझसे कहा, तो ये यू कौन है? यू मैं ही तो हूँ। तो क्या होगा कि माई फादर आस्क्ड मी वेदर आई। आपको पता है कि अगर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई के साथ पास्ट में वॉज लगेगा। तो माई फादर आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू मुंबई, बनकर आपका तैयार है। माई फादर आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू मुंबई। अब डायरेक्ट इसी में सोचेंगे तो अब सोचिए, दैट माई वाइफ आस्क्ड मी whether I was going to buy a gift for her। इस तरीके से इसका मतलब क्या है? That my wife said to me, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, Are you going to buy a gift for me? इसका ये हो गया, My wife asked me whether I was going to buy a gift for her। ये सब आपका वेदर है। आई थिंक इतना काफ़ी है, नरेशन पढ़ लीजिएगा। ये भी हो गया जी आपका। चलिए, बोथ एंड का इस्तेमाल होता है, स्पोकन में तो उतना होता नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि यू आर बोथ, अब यहाँ लिख दो कि यू आर बोथ माई ब्रदर, और यहाँ लिख दो एंड फ्रेंड, बस इतना आसान है। कहने का मतलब कि बोथ लगाना है, बोथ के बाद डैश, डैश के अंदर आ गया माई ब्रदर, फिर एंड लगाना है, एंड के बाद डैश। यू आर बोथ, तुम दोनों ही हो, यानी कि तुम मेरे दोस्त के साथ साथ फ्रेंड भी हो। जो एज वेल एज वाली फीलिंग है वो करता है, बट एज वेल एज आप इसमें चिपका नहीं सकते। अगर आप ऐसे बोल देंगे कि यू आर बोथ माई फ्रेंड और एज वेल एज
माई ब्रदर, तो ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है कि बोथ के साथ आप एज वेल एज को नहीं लगा सकते, बोथ के साथ एंड लगेगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ओके जी, फाइन। बोथ रोहन एंड सोहन आर कमिंग हियर, दोनों आ रहे हैं जी, रोहन और सोहन दोनों आ रहे हैं, हो गया जी आपका। उसके बाद कुछ वर्ड्स थे जैसे कि अंडरटेक का मतलब होता है बेड़ा उठाना। वेन यू अंडरटेक अ टास्क, अगर आप किसी टास्क का बीड़ा उठाते हैं, अंडरटेक करते हैं या किसी जॉब का, यू स्टार्ट डूइंग इट एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, तो आप उसको करने लगते हैं, उसकी जिम्मेदारियां ले लेते हैं, नो अंडरटेक एनी टास्क। एक वर्ड था उसमें एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है सैर सपाटे का छोटा कार्यक्रम। फिशिंग एक्सपेडिशन पे जाते हैं, यानी कि मछली पकड़ने के कार्यक्रम पे जाते हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, एक्सपेडिशन है। इरेंट था एक, तो इरेंट का प्लूरल इरेंट्स है, इरेंट्स का मतलब होता है रोज का काम, रोज इधर उधर जाना काम करना, तो इरेंट्स। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत, तो वर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे। एक्सकर्शन का मतलब होता है सैर सपाटा, मतलब अगर कोई ग्रुप जाता है, अ शॉर्ट जर्नी और अ ट्रिप दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल मेक फॉर प्लेजर। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मान लो 4-5 लोग ग्रुप में कहीं पर जाते हैं छोटे से जर्नी पर, मतलब ये एक्सकर्शन पे जाते हैं। ह्यूरिकेन का मतलब समुद्री तूफान है। एक स्ट्रेनुअस एक अच्छा वर्ड है, स्ट्रेनुअस का मतलब होता है नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी, यानी कि कोई आप ऐसा काम करते हैं वो अगर स्ट्रेनुअस है, यानी कि उसमें बहुत आपका एनर्जी खर्च हो रहा है, उसमें आपका बहुत बहुत प्रयास लग रहा है, वक्त लग रहा है, यानी कि वो मुश्किल काम है, तो कह सकते हैं कि डूइंग बाइसेप्स एक्सरसाइज इज स्ट्रेनुअस, या दिस एक्टिविटी इज स्ट्रेनुअस, दिस इज अ स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस यही था दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो मैं इसका क्या करता हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर इसका PDF डाल देता हूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।